दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तिरंगे की कसम। समुद्र में खड़ा हुआ विशाल किंतु वीरान पहाड़ भारत की ही समुद्र सीमा में आता था, लेकिन उसका कोई उपयोग न जानकर भारत सरकार उसकी ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी। अतः वर्षों से वह पहाड़ अपेक्षित सा था, लेकिन भारत को इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि उसी वीरान व अनुपयोगी पहाड़ पर उसके पड़ोसी देश चीन की वर्षों से नज़र लगी हुई थी और वह भारत की सैनिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कुछ ही वर्ष पूर्व आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों से पूर्ण एक भयानक स्टेशन वहां कायम कर चुका था, जिसका गुप्त नाम उसने स्टेशन जेवरा रख छोड़ा था। उस स्टेशन का संचालन चीनी सीक्रेट सर्विस का खूंखार एवं मक्कार चीफ कॉमरेड तुंग कर रहा था। क्या रिपोर्ट है चीफ? पैकिंग से अभी अभी कंट्रोल रूम से खबर आई है कि फील्ड मार्शल जनरल चांगली किसी आवश्यक कार्य से तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, क्या काम हो सकता है उन्हें? सुनो, मैसेज भिजवा दो। कल रात 11 बजे से मिलने आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जल और वायु सेना की नज़र से बचकर हम उनका इंतज़ार करेंगे। ओके कॉमरेड। और हाँ, सुरक्षा गार्डों और कंट्रोल रूम को भी इस संबंध में सूचित करना ना भूलना। जैसे ही जनरल चांगली की ओर से 3 बार गुप्त सिग्नल मिले, भीतर आने का शटर हटा देना। ऐसा ही होगा श्रीमान, और आप निश्चिंत रहें। और अगले दिन रात के ठीक 11 बजे। सर, इस समय हम स्टेशन जेवरा के ठीक ऊपर हैं। वह चीन का ही सैनिक हेलीकॉप्टर था जो जनरल चांगली को लेकर आया था। 3 बार हरी बत्ती का सिग्नल दो। ओके सर। पायलट तुरंत अपने सामने लगे बटनों में से एक को ऑन और ऑफ करने लगा। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हरी बत्ती जैसे ही 3 बार जली और बुझी, पहाड़ के दाने पर लगी पहाड़ जैसे रंग से पुती एक फौलादी चादर धीरे धीरे एक ओर सरकती चली गई। दूसरे ही क्षण पहाड़ के मुख से लाल रंग का तीव्र प्रकाश फूटा और हेलीकॉप्टर उस प्रकाश में डूब सा गया। सर, द्वार खुल चुका है, लेकिन यह लाल रोशनी, यह प्रकाश भीतर प्रवेश करने का सिग्नल है। जल्दी हेलीकॉप्टर को भीतर ले चलो। ओके सर। हेलीकॉप्टर ने गोता खाया और पहाड़ के खुले हुए मुख में समाता चला गया और फिर पहाड़ के मुख पर पड़ा शटर बंद होता चला गया। वाह, इस अजूबे स्टेशन के निर्माण के लिए वास्तव में कॉमरेड तुंग बधाई के पात्र हैं। एक स्थान पर बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के उतरते ही कॉमरेड तुंग स्वयं जनरल चांगली के स्वागत को वहां पहुंचा। हेलो जनरल। हेलो कॉमरेड। जनरल चांगली हेलीकॉप्टर से उतरकर कॉमरेड तुंग के पास पहुंचा। आपका यहाँ स्वागत है जनरल, और तुम्हें इस आश्चर्यजनक स्टेशन के लिए मेरी ओर से बधाई। फिर दोनों एक ओर की बढ़ चले। मुझे आपके आने पर आश्चर्य है जनरल। क्या मैं आपके आगमन का कारण जान सकता हूँ? मैं दक्षिणी सीमा पर पहाड़ों पर स्थापित किए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ, जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ माह पूर्व ही सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था। कॉमरेड तुंग चलते चलते चौंका और फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोला, ओह, लेकिन इस संबंध में तो मैं अपनी असफलता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूँ जनरल। मुझे खेद है कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं भारत की दक्षिणी सीमा पर बनाए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। मेरे एजेंट नाकाम रहे। मैं जानता हूँ कॉमरेड, इसलिए तो मैं आपसे विशेष रूप से मिलने आया हूँ। क्या मतलब?
मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के उन नए फौजी अड्डों के महत्व के बारे में आप जानते हैं? हाँ, भारत की सीमा में पहाड़ों में बनाए गए वे नए फौजी अड्डे वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से पूर्णतः लैस हैं और युद्ध के समय भारत के यही नए फौजी अड्डे हमारे सैनिकों के मार्ग में न केवल भयानक रुकावट बन जाएंगे बल्कि हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक कामरेड तुंग, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द भारत के उन नए फौजी अड्डों के विषय में सारी जानकारी हासिल की जाए ताकि उसकी सीमा में हमारे सैनिकों को घुसते समय किसी किस्म का खतरा पेश न आए। वह तो ठीक है जनरल, लेकिन सवाल यह है कि उन अड्डों की जानकारी प्राप्त की जाए तो कैसे? मेरी तमाम कोशिशें तो बेकार हो गईं। लेकिन मैंने यह जानकारी प्राप्त करने का एक नया उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है आपने? तब जनरल चांगली ने एक फ़ोटो जेब से निकालकर चीफ तुंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले यह तस्वीर देखो और इसे पहचानो। ओह! तुंग ने फ़ोटो लेकर जैसे ही उस पर दृष्टि डाली बुरी तरह से चौंक उठा। वाट? कर्नल राघव, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का विशिष्ट ऑफिसर। चांगली मुस्कुराता हुआ बोला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कामरेड, यह कर्नल राघव ही हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इनके बेटे राम और राम के दोस्त रहीम से भी अच्छी तरह परिचित होगे, जो बाल सीक्रेट सर्विस के खतरनाक एजेंट हैं। उफ, किन शैतानों का नाम ले दिया आपने जनरल। उनका तो मात्र नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त, मेरे कई विश्वस्त एजेंटों को ठिकाने लगा चुके हैं। एक बार ये दोनों मेरे हाथ लग जाएं तो। और तुम के वाक्य पूरा करने से पहले ही चांगली बोल उठा, यदि मेरी योजना सफल हो गई कामरेड, तो बस समझ लो ये छोकरे आपके हाथ लग ही गए। ओह, आप अपनी योजना बताइए, हर कीमत पर उसे सफल करने की कोशिश करूँगा। तो सुनिए, आपको हिंदुस्तान से कर्नल राघव का अपहरण कर यहाँ लाना होगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसकी विशेष देखरेख में हमारी दक्षिणी सीमा पर वे गुप्त फौजी अड्डे तैयार किए गए हैं। यदि कर्नल राघव हमारे कब्जे में आ गए तो समझ लीजिए हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। आजकल वे घर पर छुट्टियां बिता रहे हैं। चांगली की योजना सुन तुंग प्रसन्नता से उछल पड़ा। गुड, अब मैं सब कुछ समझ गया। आप निश्चिंत रहे, एक सप्ताह के भीतर भीतर कर्नल राघव आपके सामने होंगे। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जब वह आपके कब्जे में पहुंच जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। अवश्य जनरल, और शीघ्र ही। फिर चांगली तुंग से विदा लेकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अड्डे से बाहर निकल गया। चांगली को विदा करने के बाद कामरेड तुंग ने अपनी मेज के नीचे लगा एक बटन दबाया और अगले ही पल दरवाजे के बाहर खड़ा सैनिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कामरेड वांगली को भेजो। यस सर। और कुछ ही देर बाद उसके सामने चीनी सीक्रेट सर्विस का एक क्रूर और जालिम एजेंट वांगली खड़ा हुआ था। इस फोटो को देखो कामरेड, और अच्छी तरह से इसका चेहरा अपने दिमाग में बिठा लो। यस चीफ। इसका नाम कर्नल राघव है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक विशिष्ट अफसर। तुम्हें हिंदुस्तान से इसका अपहरण कर इसे यहाँ पहुँचाना है। समझ गया चीफ, कुछ ही दिनों में यह आपके सामने होगा। लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो इसका अपहरण खुद न करके वहाँ के स्थानीय बदमाशों से कराना। दूसरे, इसके बेटे राम और रहीम से सावधान रहना। क्या राम और रहीम इसी के बेटे हैं? हाँ, एक बेटा और दूसरा बेटे का जिगरी दोस्त। वह भी इन्हीं के साथ रहता है। मैं नहीं चाहता कि जरा सी लापरवाही होने पर तुम इनके चक्कर में फंसकर पुलिस की निगाहों में आओ। ओह, ठीक है चीफ, मैं सब कुछ समझ गया, आप निश्चिंत रहें। गुड,
तो जाओ और सफ़र की तैयारी करो। राइट सर। उधर भारत की सरजमी पर, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे यह सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डैडी हम अपने एक दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं और अंकल रात को लौटने की भी उम्मीद नहीं है। क्या? फिर मैं तुम दोनों को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ओह मेरे प्यारे डैडी, जाने दीजिए ना प्लीज़ अंकल, वायदा करते हैं कल सुबह तक ज़रूर आ जाएंगे। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पहले इजाज़त दीजिए वरना अंकल हम आपसे इसी प्रकार चिपटे रहेंगे। उफ, अच्छा बाबा जाओ, लेकिन मुझे छोड़ तो सही। और राम रहीम प्रसन्नता से चीख उठे। बस बस रहने दो, तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो। कहीं शादी में जाने के बहाने पीछे कोई झूठ तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं डैडी, विश्वास करें अंकल। तब ठीक है, जाओ। और इजाज़त मिलते ही राम रहीम एक तरफ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन कल सुबह तक ज़रूर लौट आना। प्रॉमिस डैडी। प्रॉमिस अंकल। अरे अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जाने दो राधा, पीछे से टोकना अशुभ होता है। परंतु मोटरसाइकिल से ना तो राम ने और ना ही रहीम ने पलटकर पीछे देखा। अगले ही पल मोटरसाइकिल कोठी से बाहर निकलकर उनकी आंखों से ओझल हो गई। यह सवेरे सवेरे कहाँ गए हैं दोनों? अपने एक दोस्त की बहन की शादी में कल सुबह तक लौटेंगे और आपने रात भर उन्हें बाहर रहने की इजाज़त दे दी। और क्या करता, आखिर वे अब दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं। कर्नल राघव की बात सुनकर राधा देवी झुलझुलाती हुई भीतर की ओर चल दी। ये दोनों आपके लाड़ प्यार में बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुझे क्या, एक दिन आप ही पछताएंगे। मुझे अपने दोनों बेटों पर विश्वास है, एक दिन तुम भी करने लगोगी। लेकिन राम रहीम, कर्नल राघव और राधा देवी में से कोई भी यह नहीं जानता था कि कल रात से ही विभिन्न व्यक्ति उनके घर और घर में होने वाली एक एक गतिविधि पर बारी बारी से नज़र रखे हुए थे और एक व्यक्ति इस समय भी उनकी कोठी पर निगरानी रखे हुए था। वे दोनों चले गए, अपने साथियों को खबर करूं। कुछ देर बाद वह बदमाश शरीफ व्यक्ति निकट के एक पब्लिक बूथ में किसी के नंबर डायल कर रहा था। डायल करने के पश्चात संपर्क होते ही उसने एक सिक्का बॉक्स में डाला, फिर शीघ्र ही माउथ पीस में बोला, हेलो कौन? जग्गू, मैं बिरजू बोल रहा हूँ। फ़ोन पर दूसरी ओर से शहर का एक कुख्यात बदमाश जग्गू था। उस्ताद बिरजू का फ़ोन है। ओह हेलो बिरजू, मैं भीमा बोल रहा हूँ, क्या बात है? उस्ताद आज मौका अच्छा है, दोनों छोकरे रात भर के लिए घर से बाहर रहेंगे। गुड, तो आज रात ही हम अपना काम करेंगे, तुम वहीं रहो और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखो। ओके उस्ताद। और रात के लगभग 11 बजे एक काले रंग की वैन कर्नल राघव की कोठी के सामने लगे एक बिजली के खंभे के सामने खड़े बिरजू के निकट आकर रुकी। ओह उस्ताद। बिरजू व जग्गू का उस्ताद वैन से नीचे उतरा। क्या रिपोर्ट है बिरजू? सब ठीक है उस्ताद, वह कर्नल और उसकी बीवी भीतर मौजूद हैं, शायद सो चुके हैं और वे दोनों छोकरे राम रहीम अभी तक नहीं लौटे। गुड। जग्गू तुम गाड़ी को कोठी के गेट के सामने लगाओ, कोई खतरा देखो तो हॉर्न बजा देना। मैं बिरजू के साथ पीछे बाड़े से कोठी के भीतर प्रविष्ट होता हूँ। ओके उस्ताद। भीमा और बिरजू कोठी के पिछवाड़े से दीवार फांद कर भीतर घुसे। उसका कमरा उस तरफ है। ठीक है चलो। कुछ देर बाद वे दोनों उस कमरे की खिड़की के निकट थे जिसके भीतर कर्नल राघव और उनकी पत्नी सोए हुए थे। शुक्र है खिड़की खुली है और दोनों गहरी नींद सोए हुए हैं। क्या भीतर घुसूं? ठहरो, पहले मैं इन्हें बेहोश कर दूं ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। भीमा ने अपनी जेब से एक प्लास्टिक की बंद शीशी निकाली।
इस शीशी में भरी गैस इन्हें 10 सेकंड में कई घंटों के लिए बेहोश कर देगी। फिर उसकी डॉट हड़ताल करने के बाद उसने उसे खिड़की से भीतर उछाल दिया और फिर खिड़की धीरे से बंद कर दी। फर्श पर गिरने के साथ ही उस प्लास्टिक की शीशी में से सफ़ेद रंग का धुआं निकलकर कमरे में फैलने लगा। ठीक 10 सेकंड बाद भीमा ने खिड़की पुनः खोल दी। पहले धुआं निकलने दो, फिर भीतर प्रवेश करेंगे। ठीक है उस्ताद। धुआं छटने के बाद दोनों खिड़की के रास्ते से भीतर पहुंचे। यह औरत तो पूरी तरह बेहोश है उस्ताद, और हमारा यह शिकार भी। तुम दरवाज़ा खोलो, तब तक मैं इसे चादर में पैक करता हूँ। अच्छा। बिरजू ने द्वार की कुंडी गिराई और भीमा ने कर्नल राघव को चादर में लपेट कर अपने कंधे पर लाद लिया। चलो अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन उस्ताद, यह औरत, हमें इसके लिए कोई आदेश नहीं मिला है, इसे यहीं पड़ी रहने दो। शीघ्र ही वे दोनों कोठी से निकलकर गेट के बाहर खड़ी अपनी वैन के निकट पहुँचे। उन्हें देख जग्गू ने फुर्ती से गाड़ी से उतरकर वैन का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। कोई लफड़ा तो नहीं हुआ ना जग्गू? नहीं उस्ताद, अभी तो कोई यहाँ से गुजरा तक नहीं। फिर बिरजू बेहोश कर्नल राघव के साथ पिछले हिस्से में बैठ गया और भीमा जग्गू के साथ आगे। जग्गू ने वैन स्टार्ट कर तीव्र गति से एक दिशा में दौड़ा दी। उस्ताद, किधर चलूं? पूर्वी किनारे पर चलो, उस चीनी ने इसे वहीं पहुंचाने के लिए कहा था। लगभग आधे घंटे बाद वैन समुद्र के पूर्वी तट पर पहुंची। जग्गू, गाड़ी को उन पेड़ों के झुरमुटों के बीच ले चलो। बहुत अच्छा उस्ताद। पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंचने के पश्चात तीनों वैन से नीचे उतर आए। उस्ताद, यहाँ तो दूर तक कोई नहीं है, चिंता मत करो, आ जाएगा। उन्होंने हमें यहीं इंतज़ार करने के लिए कहा था। तभी वह देखो उस्ताद, स्टीमर शायद उस चीनी का हो। फिर भी छिप जाओ, हमें कोई खतरा नहीं उठाना। यदि स्टीमर गश्ती पुलिस का हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तीनों फुर्ती से पेड़ों के पीछे ही छिप गए। शीघ्र ही स्टीमर किनारे लगा और उसमें से एक व्यक्ति उतरा। फिर वह जेब से टॉर्च निकालकर उसे जलाने बुझाने लगा। उस्ताद, वह तो किसी प्रकार का सिग्नल दे रहा है। वह वही है, चलो। तीनों स्टीमर में उतरने वाले व्यक्ति के पास पहुंचे। वह व्यक्ति और कोई नहीं, चीनी सीक्रेट सर्विस के चीफ कामरेड तुंग का दाहिना हाथ वांगली था। क्या रहा, शिकार हमारे कब्जे में मिस्टर वांगली, और बेहोश है। शाबाश, उसे स्टीमर में पहुंचाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लड़कों, जाकर शिकार को ले आओ। बहुत अच्छा। जग्गू और बिरजू ने बेहोश कर्नल राघव को वैन से उठाकर स्टीमर में पहुंचा दिया। सचमुच भीमा, तुमने हमारे लिए एक बड़ा काम किया है। लो, अपना पारिश्रमिक और इनाम आपस में बांट लेना। धन्यवाद मिस्टर वांगली। और कोई सेवा हमारे लिए? फ़िलहाल कोई नहीं, समय आने पर ज़रूर बताऊंगा। भीमा, बिरजू और जग्गू स्टीमर में उतरकर ज़मीन पर आ गए और स्टीमर वापस उसी दिशा में लौट पड़ा जहां से आया था। वाह, क्या कीमत दी है उस चीनी ने कर्नल की उस्ताद। हाँ उस्ताद, कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने उस कर्नल के लिए इतनी मोटी रकम क्यों खर्च की। वह हम लोगों के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। ज़रूर कोई महत्वपूर्ण भेद उगलवाने के लिए उन्होंने उसका अपहरण कराया है। खैर, हमें उससे क्या लेना देना। लो, अपना अपना हिस्सा संभालो। लाओ उस्ताद, अब तो महीनों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मौज ही मौज होगी। भीमा ने जग्गू और बिरजू का हिस्सा उन्हें दे अपना हिस्सा जेब में ठूंस लिया। सहस नोट जेब में रखता बिरजू बुरी तरह चौंका। अरे क्यों बे, क्या हुआ? अभी से शराब की बोतल दिमाग में घुसने लगी है क्या? वो बात नहीं उस्ताद, लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। अबे गिर गया तो गिर जाने दे, उसमें कौन से तूने नोट रखे होंगे।
चलो अब फुट लो, सुबह होने से कुछ ही घंटे बाकी हैं। फिर आपस में हंसी मजाक करते हुए तीनों प्रसन्न मुद्रा में अपनी गाड़ी से निकट पहुँचे। कुछ दिनों तक किसी काम का कोई प्रोग्राम नहीं, केवल सामने शराब होगी और हाथों में ताश के पत्ते। उस्ताद, कल का क्या प्रोग्राम है? फिर वे वैन में सवार होकर वापस शहर की ओर लौट पड़े। उधर सुबह के लगभग 10 बजे राम और रहीम अपने दोस्त की बहन की शादी से घर वापस लौटे। अरे, पुलिस और हमारे घर में क्या चक्कर हो सकता है? मोटरसाइकिल खड़ी कर राम रहीम हड़बड़ाते हुए घर के भीतर पहुंचे। उफ, मम्मी रो रही है। या अल्लाह, यहाँ क्या हुआ है हमारे पीछे से? राम रहीम को देखते ही राधा देवी रोती हुई उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ मम्मी? आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ आंटी, बताइए ना क्या हुआ। लेकिन राधा देवी कुछ ना कहकर और जोर से रोने लगी। इंस्पेक्टर अंकल, आप ही बताइए ना, आखिर बात क्या है? बेटे, तुम्हारे पिता कल रात से रहस्यमय तरीके से लापता हैं और यह प्लास्टिक की शीशी जो कि तुम्हारे पिता के बेडरूम से मिली है, हमें यह संदेह है कि उनका किसी चालाक बदमाशों द्वारा अपहरण किया गया है। क्या? चौंक कर राम रहीम इस प्रकार उछले मानो कमरे में बम फटा हो। कुछ क्षणों तक सन्नाटे में खड़े रहने के पश्चात राम आश्चर्य से हकलाता हुआ बोला, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उनका अपहरण भला कौन कर सकता है? मैं कुछ नहीं जानती बेटे, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ठीक कहती है राम, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने कमरे में प्रविष्ट होने से पहले इसी प्लास्टिक की शीशी से बेहोशी की गैस फैलाकर इन्हें बेहोश कर दिया था। छानबीन से हमें यह पता चला है कि कोठी में प्रविष्ट होने वाले बदमाश 2 थे और वे खिड़की के रास्ते कमरे में घुसे थे। खिड़की के बाहर उनके पदचिन्ह भी हमें मिले हैं और कर्नल राघव के पलंग की चादर के गायब होने से मैं यह बात भी दावे से कह सकता हूँ कि उन्हें कमरे से चादर में लपेट कर ले जाया गया है। निश्चिंत रूप से वे किसी गाड़ी में भी आए होंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया उनके अपहरण का कारण नहीं आ रहा। ओह, लेकिन तुम चिंता न करो, हम कर्नल राघव को जल्द से जल्द खोज निकालेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कर्नल राघव का पता चलते ही मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर अंकल। उसके बाद इंस्पेक्टर देव पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ से वापस के लिए चल पड़े। मम्मी, रोने से काम नहीं चलेगा, आप भीतर चलकर आराम करें और डैडी को ढूंढने का कार्य हम पर छोड़ दें। हाँ आंटी, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, विश्वास करो, अंकल को हम शीघ्र ही खोज निकालेंगे। राम और रहीम राधा देवी को लेकर एक कमरे में पहुँचे। तुम्हारे पिता को अगर कुछ हो गया राम, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। ऐसा ना कहिए आंटी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मी, यदि बदमाशों ने डैडी को मारना ही होता तो यहीं मार सकते थे, फिर उनका अपहरण करने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? जरूर किसी और उद्देश्य से उन्होंने पिता का अपहरण किया है, लेकिन अब उनकी खैर नहीं। मैं उन्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा। आप आराम कीजिए, हम देखते हैं आखिर चक्कर क्या है। रहीम, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा भैया। फिर राधा देवी को कमरे में छोड़ वे दोनों बाहर निकलकर उस खिड़की के निकट पहुंच गए जहां से बदमाश भीतर दाखिल हुए थे। यहाँ से वे बदमाश भीतर दाखिल हुए थे। ये देखो उनके पदचिन्ह। भैया, ये पदचिन्ह तो उस दीवार की ओर जा रहे हैं। दोनों पदचिन्हों के सारे आगे बढ़े। शायद वे दीवार फांद कर ही भीतर दाखिल हुए थे। बड़ी अजीब बात है, गेट की बजाय दीवार से पदचिन्ह एक तरफ की दीवार के निकट पहुंचकर ख़त्म हो गए। वे अवश्य इस दीवार को फांद कर आए थे। अरे वह क्या? और रहीम ने लपक कर उस वस्तु को उठा लिया जो कि वास्तव में एक बटुआ था। राम भैया, यह देखो, किसी का बटुआ है। अरे दिखाना तो। राम ने रहीम से बटुआ लेकर खोला। ओह,
बटुआ तो खाली है, लेकिन यह फ़ोटो तो शक्ल सूरत से किसी बदमाश की ही लगती है। निश्चय यह अपहरणकर्ताओं में से किसी एक का होगा। हो सकता है। चलो, एक सूत्र तो हाथ लगा, लेकिन आश्चर्य पुलिस की दृष्टि में इस पर क्यों नहीं पड़ी, जबकि खिड़की के बाहर पश्चिम वे भी देख चुके थे। यह संयोग ही है रहीम कि तुम्हारी दृष्टि इस पर पड़ गई, वरना झाड़ी के बीच भला किसकी दृष्टि इस पर पड़ सकती थी। क्या पुलिस को इस बटुए के संबंध में सूचित करूं? यदि यह वास्तव में कोई जानमाना बदमाश है तो पुलिस के पास अवश्य इसका रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्ड के द्वारा हम आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं। नहीं रहीम, ऐसा करना उचित नहीं होगा। पुलिस द्वारा यह खबर अखबार वालों तक भी पहुंच सकती है, जिससे न केवल अपराधी चौकन्ना हो जाएगा, बल्कि डैडी के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यह कौन है और कहाँ रहता है? इस संबंध में हम चीफ से मदद लेंगे। उनके पास भी शहर के तमाम बदमाशों का रिकॉर्ड है। वाह, मैं तो चीफ को बिल्कुल भुला ही बैठा था। चलो उनके पास चलते हैं। तुम जरा मोटरसाइकिल गेट से बाहर निकालो, मैं जरा मम्मी से कहकर आता हूँ। ठीक है। फिर रहीम कंपाउंडर में खड़ी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया और राम घर में दाखिल हो गया। और कुछ देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर की ओर उड़े चले जा रहे थे। लगभग 15 मिनट पश्चात वे चीफ मुखर्जी के सामने बैठे उन्हें सारे किस्से के बारे में बता रहे थे। सब कुछ बताने के पश्चात राम ने जेब से वही झाड़ियों में मिला बटुआ निकाला और चीफ की ओर बढ़ाता हुआ बोला, चीफ, यह बटुआ हमें उसी दीवार के निकट एक झाड़ी में पड़ा मिला है। इसमें एक बदमाश सरीखे सकते यह फ़ोटो वास्तव में किसी बदमाश की है। ओह! चीफ ने बटुए को लेकर खोला और फोटो पर दृष्टि पड़ते हुए चौंक उठे। अरे, यह तो शहर के शातिर बदमाश बिरजू की फ़ोटो है। हमारे विभाग की नज़र काफ़ी समय से इस पर है, लेकिन प्रमाण के अभाव में हम आज तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। यदि आपका कहना सच है चीफ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब यह कानून के कठोर पंजे से बच नहीं पाएगा। कृपया आप मुझे इसके अते पते के बारे में बताइए। इन जैसे बदमाशों का पता ठिकाना कुछ नहीं होता बेटे। फिर भी इसका जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसके मुताबिक यह अधिकांश समय माता रोड के पीछे बसी एक निम्न श्रेणी की बस्ती जे कॉलोनी के मकान नंबर 13 में गुजारता है। उस मकान के बारे में हमें यह भी खबर मिली है कि कभी कभार जरायाम पेशे लोग वहाँ मीटिंग करने भी आते हैं। एकाएक राम उठता हुआ आवेश भरे स्वर में बोला, बस चीफ, हमारे लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। बाकी समय वह कहाँ गुजारता है हम खुद ही मालूम कर लेंगे। चलो रहीम। ठहरो राम, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। मुझे तुम्हारे पिता के अपहरण का मामला साधारण नहीं लगता। वे सेना के विशिष्ट ऑफिसर हैं। हो सकता है किसी दुश्मन देश ने सेना का कोई भेद जानने के लिए उनका अपहरण किया हो। अतः जोश में न आकर ठंडे दिमाग से काम लेना ही तुम लोगों के लिए उचित होगा। चीफ की बात सुनकर राम की आंखों में खून उतर आया। यदि यह सच हुआ चीफ कि उनके अपहरण के पीछे किसी दुश्मन देश का नाकाब हाथ और वह डैडी से हमारे देश के सैनिक राज जानकर हमारी धरती माँ को खून से रंगना चाहता है, तो इस तिरंगे की कसम चीफ, हम उसका सिर कुचल कर रख देंगे। मुझे भी इस तिरंगे की कसम है चीफ। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों, तुम्हारे रहते दुश्मन हमारी धरती माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन यदि वास्तव में तुम्हारे डैडी का अपहरण किसी फौजी भेद को जानने के लिए किया गया है, तो तुम्हारा अकेले उन बदमाशों से टकराना उचित नहीं होगा। क्यों ना इस मामले में सीनियर एजेंटों से कार्य लिया जाए। आप चिंता न करें चीफ, बड़े से बड़े बदमाशों से कैसे निपटा जाएगा हम यह अच्छी तरह जानते हैं। फिर यदि मदद की ज़रूरत पड़ी तो वॉच ट्रांसमीटर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। चलो रहीम,
फिर राम रहीम वहाँ रुके नहीं और हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जे कॉलोनी की ओर चल पड़े। राम ने जे कॉलोनी में प्रविष्ट होकर मकान नंबर 13 के सामने मोटरसाइकिल रोकी। यही है वह मकान जिसके बारे में चीफ ने कहा था। तो चलो सेवा करें उस सुअर बिरजू की। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए, तभी एक भयानक शकल सूरत का व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। ए छोकरों, कहाँ घुसे जा रहे हो? निकलो बाहर। बिरजू कहाँ है? क्या मतलब? कौन हो तुम? उत्तर देने की बजाय रहीम ने एक जोरदार घूंसा उनके चेहरे पर दे मारा। हम हैं उसके बाप। और इससे पहले कि वो बदमाश संभल पाता, राम ने रिवॉल्वर निकालकर उसके सीने पर रख दिया। बताओ कहाँ है बिरजू? मुझे नहीं मालूम। यह ऐसे नहीं बताएगा राम भैया। दूसरे ही क्षण रहीम के हाथ पैर फिर तेजी के साथ घूमे और घूमते ही चले गए। भला लातों के भूत भी कभी बातों से मानते हैं। उस बदमाश सरीखे व्यक्ति की भयानक चीखें फिजा में गूंजने लगी। बचाओ, कोई नहीं बचाएगा बेटे। कुछ ही देर बाद वह किसी अरसे भैंसे के समान फर्श पर पड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था। क्यों पहलवान, अब भी बताने का मूड नहीं है क्या? यदि ना हो तो बताओ, अब मैं शुरू करता हूँ सेवा। बदमाश एकदम भयभीत होकर बोला। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। वह ऊपर 3 नंबर कमरे में है। उसके साथ जग्गू उस्ताद भी है। शाबाश रहीम, अब तुम जरा इसके हाथ पैर बांध दो। और रहीम ने हाथ पैर बांधने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जब तक हम ऊपर से वापस ना लौटें यहीं चुपचाप पड़े रहो। चलो रहीम। फिर दोनों एक तरफ बने जीने से ऊपर चढ़ने चले गए। कुछ ही क्षणों पश्चात वे ऊपर बने कमरे में से 3 नंबर के कमरे के सामने थे। राम ने की होल से भीतर झांका। वे शराब और जुए में मस्त हैं। तो पीछे हटो जरा, आज टांगों की शक्ति भी आजमा लूं। राम के पीछे हटते ही रहीम ने दरवाजे पर भरपूर ठोकर मारी और जोरदार आवाज़ के साथ ही वह कमजोर दरवाज़ा टूटकर भीतर जा पड़ा। कमरे के भीतर मौजूद बिरजू, जग्गू और उसका उस्ताद भीमा दरवाजे के टूटने की आवाज़ की सुन चौंक कर उछल पड़े। राम रहीम, ये कमबख्त यहाँ कहाँ से आ मरे? खबरदार, कोई गलत हरकत करने की चेष्टा मत करना। शुक्र है हमें पहचाना तो सही। अब जरा यह भी बता दो, कर्नल राघव कहाँ हैं? कौन कर्नल राघव? वही कर्नल राघव जिनका तुमने कल रात अपहरण किया है। तुम्हें गलतफहमी हुई है भैया। हम तो कई दिनों से यहाँ से निकले ही नहीं। शेष रहीम की सहन शक्ति जवाब दे गई और वह क्रोध से चीख पड़ा। मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो गंदे कुत्तों। सच सच बताओ कहाँ हैं मेरे अंकल, वरना मैं तुम लोगों की बोटी बोटी काट कर चील कौवों को खिला दूंगा। हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं। हो सकता था कि रहीम क्रोध में उन पर फायर कर बैठता, तभी राम ने उसे रोकते हुए शांत स्वर में कहा, चलो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। हो सकता है तुम लोगों ने मेरे डैडी का अपहरण नहीं किया, लेकिन बिरजू, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा बटुआ कहाँ है? बटुआ? बटुए का जिक्र सुनते ही बिरजू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, परंतु अगले ही पल वह अपने आप को संभालते हुए बोला, मैंने तो आज तक कभी अपने पास बटुआ रखा ही नहीं। तुम किस बटुए की बात कर रहे हो? इस बटुए की। राम ने जेब से बटुआ निकालकर तुरंत उसके सामने कर दिया। अपना बटुआ राम के हाथ में देखकर बिरजू बुरी तरह सकपकाकर अपनी सूखे ओठों पर जीभ फेरने लगा। क्यों? क्या अब भी तुम्हें इनकार है? यह तुम्हारा बटुआ नहीं? नहीं, यह मेरा बटुआ नहीं है। तुम बेकार ही मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बिरजू को पुनः साफ मुकरता देख राम का चेहरा भी क्रोध से सुर्ख हो उठा, लेकिन
अपने क्रोध को दबाने की चेष्टा करता हुआ वह ठंडे स्वर में बोला, चलो मान लिया कि यह बटुआ भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन यह तो बता सकते हो कि यह बटुआ हमारी कोठी के भीतर कैसे आया। जब यह मेरा है ही नहीं तो मैं भला इस संबंध में क्या बता सकता हूँ। राम भैया बिना लात और जूतों के ये एक भी बात नहीं मानने वाले। तुम ठहरो, अब मैं इन्हें मनवाता हूँ इनसे सारी बात। और फिर इससे पहले कि राम उसे रोक पाता, रहीम ने बिरजू जेब में रखा भयानक ढंग से बिरजू पर छलांग लगा दी। गंदे कीड़े, अभी बताओगे तुम सब कुछ। बिरजू की पिटाई होते देख जग्गू ने उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसी समय राम गुर्रा उठा, खबरदार, तुम दोनों अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करो, वरना। ओह! और वे दोनों अपने स्थान पर स्वयं कर स्थिर हो गए। कुछ ही देर बाद बिरजू फर्श पर बेहोश पड़ा दिखाई दे रहा था। अब तुम 4 घंटे से पहले होश में नहीं आओगे बच्चू। ओह! बिरजू को उसने बेहोश कर दिया। केवल चंद ही सेकंडों में लड़का है यह शैतान। तभी राम रहीम जग्गू की ओर बढ़ा। अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटे? भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ बता दो, वरना रहीम के हाथों हड्डियाँ तोड़वा बैठोगे। हमें कुछ नहीं मालूम। और रहीम ने इस बार हिंसक तरीके से अपनी दोनों हथेलियों का प्रयोग करके कराटे के रूप में जग्गू की गर्दन पर किया, और तब तुम खुदागंज पहुँचो। कड़ाक! दूसरे ही क्षण गर्दन की हड्डी टूटने के कारण जग्गू फर्श पर मुर्दा पड़ा नजर आ रहा था। जग्गू को मौत के घाट उतारने के पश्चात रहीम फिर भयानक अंदाज में भीमा की ओर बढ़ा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। आखिर भीमा बुरी तरह भयभीत हो चीख उठा। भीमा को सब कुछ बताने पर राजी होते देख राम और रहीम के चेहरे पर प्रसन्नता से खिल उठे। शाबाश, तो फिर शुरू हो जाओ। उसका नाम बांगली है, चीनी सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट। और फिर भीमा राम रहीम को उस एजेंट के बारे में सब कुछ बताता चला गया। जब सब कुछ जानकारी देने के पश्चात भीमा खामोश हुआ तो रहीम खूंखार स्वर में बोला, सुनो पहलवान, जो कुछ तुमने बताया यदि वह गलत साबित हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारे नाक कान काटकर तुम्हारी लाश को बीच चौक पर टांग दूंगा। मैंने जो कुछ भी बताया वह बिल्कुल सच है। अब मुझे जाने दो। तब राम और रहीम ने आंखों ही आंखों में किसी बात पर विचार विमर्श हुआ, और फिर राम ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ हाँ भाई, जाओ, अब तो तुम हमारे दोस्त हो। क्या मैं जा सकता हूँ? इतनी आसानी से राम रहीम ने अपना पिंड छूटते देख भीमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वह विश्वास होते ही राम रहीम उसे वास्तव में जाने के लिए कह रहे हैं, वह तेजी से जाने के लिए पलटा। लेकिन तभी राम का रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में उठकर बिजली की तेजी के साथ उसकी कनपटी पर पड़ा। भीमा को एक बारगी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर अचानक ही कोई पहाड़ टूट कर आ गिरा हो, और दूसरे क्षण वह बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। चलो, यह भी गया। कई घंटों के लिए राम भैया, यदि बिरजू का बटुआ हमें ना मिलता तो इतने भयानक षड्यंत्र को हमें कभी भनक भी नहीं मिल पाते। लेकिन रहीम, अब समय नष्ट न करते हुए तुरंत चीफ को फ़ोन करो और उन्हें जल्दी से जल्द यहाँ पहुँचने के लिए कहो। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। ओके। रहीम ने रिसीवर उठाकर चीफ के नंबर डायल किया, फिर संपर्क होने पर बोला, हेलो चीफ, मैं जे कॉलोनी के मकान नंबर 13 से रहीम बोल रहा हूँ। कृपया तुरंत अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुँचिए। ओह, क्या बिरजू मिल गया? यस चीफ, और इस समय बेहोश पड़ा है, आपके पहुँचने का इंतज़ार कर रहा है। उसके 3 साथी भी आपको यहीं मिलेंगे। उनमें से एक मृत, 2 बेहोश और एक बंधा हुआ मिलेगा।
बिरजू से कुछ जानकारी मिली? बहुत कुछ जानकारी मिली है चीफ, लेकिन इस समय कुछ बताने का समय नहीं। हम अंकल की खोज में जा रहे हैं। हेलो हेलो रहीम, सुनो तो बेटा। परंतु दूसरी ओर से रहीम संबंध विच्छेद कर चुका था। उसके बाद दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉलनुमा कमरे में पहुंचे। वहां बदमाश शरीक व्यक्ति ज्यों का त्यों बंधा पड़ा था। कुछ देर तुम्हें और तकलीफ उठानी पड़ेगी दोस्त, फिर तुम्हारे उस्ताद आकर तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला देंगे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। फिर मकान से बाहर निकलकर दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए और राम ने मोटरसाइकिल पोर्ट की ओर दौड़ा दी। राम भैया, तुम्हें विश्वास है कि भीमा ने जो कुछ भी कहा है वह सच कहा है? फिलहाल तो विश्वास करने के अलावा और कुछ चारा ही नहीं, परंतु जल्द ही सच और झूठ का पता चल जाएगा। लेकिन भैया, दुश्मनों की मांझ में हमारा इस तरह अकेले जाना उचित ना होगा। हो सकता है वहाँ जाएं और वहाँ फंस कर रह जाएं। यदि तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं उतर जाओ, मैं अकेला ही उन चीनी एजेंटों से निपट लूँगा। कैसी बातें करते हो भैया? रहीम शेर की मान में भी घुसने को नहीं डरता, फिर वे तो इंसान हैं। तिरंगे की कसम, यदि मैंने भी उन्हें गिनना ना सिखा दिया तो मेरा भी नाम रहीम नहीं। रहीम ने आवेश भरे स्वर में कहा तो राम मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ ही क्षणों उपरांत वे बंदरगाह पर थे। उतरो, हम यहाँ से कोई छोटा स्टीमर किराए पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं भी यही कहना चाहता था। शीघ्र ही उन्होंने एक ऐसे स्टीमर वाले की तलाश कर ली जो समुद्र में कुछ दूर तक सैर करने के लिए लोगों को स्टीमर किराए पर देता था। 8 घंटे के पूरे 2000 रुपये लूँगा बाबू। वैसे मैंने आज तक किसी भी ग्राहक को इतने समय तक के लिए स्टीमर किराए पर नहीं दिया और ना ही उसे अकेले चलाने की इजाज़त दी। चिंता मत करो, तुम्हारे स्टीमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लो, संभालो 2000। बताओ, तुम्हारा स्टीमर कहाँ खड़ा है? आइए मेरे साथ। फिर स्टीमर का मालिक उन्हें लेकर एक स्थान पर बंधे अपने स्टीमर के पास पहुंचा। यही है मेरा स्टीमर बाबू, लेकिन ज़्यादा रात करके मत लौटना। आजकल रात में ज्वार भाटा बहुत ज़ोरों से आने लगा है। हमें मालूम है, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही लौट आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आगे के बारे में जानने के लिए इसका दूसरा भाग जरूर देखें चैनल कॉमिक्स तक पर जाकर, जिसका नाम है भारत के बेटे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।